जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं। हमने अब तक जियोमॉर्फोलॉजी के कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज शुरुआत हो रही है आपकी क्लाइमेटोलॉजी की। देखिए, जियोमॉर्फोलॉजी के हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। वो इसलिए किए हैं ना क्योंकि वो दोस्तों ज़रूरी थे। अगर वो नहीं करा होता ना हमने तो फिर फ़ायदा नहीं होता। हम वर्ल्ड मैप जब हम शुरू करेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप, लोकेशंस वगैरह के बारे में, फिर लैंडफॉर्म्स वगैरह के बारे में हम जानेंगे कि कौन सा लैंडफॉर्म कहाँ पाया जाता है, किस तरीके के लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। फिर किसी कॉन्टिनेंट के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स वगैरह होते हैं। जैसे स्पेसिफिक फीचर्स में देखिएगा तो आपका वॉल्केनोस के बारे में हम जान सकते हैं, ओशंस वगैरह के बारे में तो हम जान चुके हैं। फिर लेक्स वगैरह कहाँ पे हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स वगैरह आपकी कहाँ है, काफ़ी सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। फिर वॉल्केनिक, अगर रिंग ऑफ फायर की अगर हम बात करें, रिंग ऑफ फायर में जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ पे आपको 90 to 95% वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। पर अगर जब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप में अगर मैं पढ़ाता वो कि रिंग ऑफ फायर बताइए किस किस कंट्रीज़ के आसपास आपको पड़ता है, ठीक है, पैसिफिक ओशन में तो पड़ता है, पर किस किस कंट्रीज से अटैच करता है, मतलब आसपास आपको देखने को मिलता है, तो आप नहीं बता पाते। मतलब दिक्कत आती कि सबसे पहले वॉल्केनो हम बताया मैंने कि यहाँ पे वॉल्केनोज आपको अर्थक्वेक्स 90 to 95% देखने को मिलते हैं। पर वॉल्केनोज अर्थक्वेक होते क्या हैं, ठीक है, ये बनते कैसे हैं, ठीक है, पैदा कैसे होते हैं, वॉल्केनो कैसे फट जाता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, तो ये अगर नहीं बताया होता मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी में तो समझने में आपको बहुत दिक्कत हो जाती। तो ये चीज़ मैंने आपको जियोमॉर्फोलॉजी में कंप्लीट करा दी। एंड उसी कड़ी में अगर देखिएगा तो आज हम क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत करें, जिसमें हम आज एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेयर के बारे में जानेंगे। एक चीज़ रिकमेंड करूंगा मैं आपको, क्लास 7th की ना जो आपकी मैंने एनसीईआरटी कराई ज्योग्राफी की, उसका चैप्टर नंबर 4 था एयर चैप्टर था। आप वो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने एटमॉस्फेयर बहुत अच्छे से कवर कराया था। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे भी आपको अच्छे से कवर कराऊंगा, तो उसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कवर कराया था, तो आप वो देख सकते हैं दोस्तों। तो आपका जो पहला टॉपिक होगा ना आज जो हम करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी की जो शुरुआत कर रहे हैं, इसमें हम एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन देखने वाले हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर हम देखेंगे। ठीक है, कल मैं आपको, ठीक है, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर है वो पढ़ाऊंगा। आज हम कॉम्पोजिशन देखेंगे। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट समझ लेते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जानना फ़र्ज़ बनता है कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। और सबसे पहले मैं आपको अपना नाम बता दूं, मेरा नाम सौरभ राज है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कैसल पे। ठीक है, आइए चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, एटमॉस्फेयर की मीनिंग क्या है। देखिए, एटमॉस्फेयर होता है अ थिक गैसियस एनवलप which surrounds the earth from all sides and it is attached to the earth's surface by gravitational force and gravitational force is called atmosphere। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं। मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, ये जो आपको पूरा ये जो दिख रहा है ना गोल गोल सा, जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर आपको दिख रहा है, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है ये कैसा है, ये एक तो थिक गैसियस फॉर्म में है, एक एनवलप की तरह, एक मतलब ब्लैंकेट की तरह मान लीजिए इसने पूरी पृथ्वी को चारों तरफ से ढक के रख रखा है। ठीक है, ढक के रख रखा है। एंड ये एटमॉस्फेयर कहाँ तक फैला हुआ है, कितना एरिया, कितने किलोमीटर तक ये है, ये भी हम जानेंगे इस टॉपिक में, हम जानेंगे आज के इस वीडियो में जानेंगे। एंड जो ये एटमॉस्फेयर है ना, सबसे पहले तो ये थिक एनवलप, थिक गैसेस पार्टिकल, थिक गैसेस है यहाँ पे पाई जाती हैं और इसने पूरे आपके पृथ्वी को ढक के रख रखा है। ठीक है, एक ब्लैंकेट आप समझ सकते हैं ऑल साइड से। एंड ये पृथ्वी से अगर देखिएगा ना तो ये इनसेपरेबल है। मतलब किसके जरिए, ग्रेविटी के जरिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपके पृथ्वी का है उसके जरिए ये आपकी पृथ्वी से इनसेपरेबल है। तो ये होता है आपका एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में भी अगर हम आगे चलें, ठीक है, तो देखते हैं एटमॉस्फेयर इज अ फिजिकल मिक्सचर ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, वाटर वेपर एंड सस्पेंडेड पार्टिकल। ठीक है, अगर आप यहाँ देखिएगा तो एटमॉस्फेयर में आपको क्या क्या पाए जाते हैं, कुछ आपको एटमॉस्फेरिक गैसेस वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, मिक्सचर जो आपको फिजिकल मिक्सचर देखने को मिलता है उसमें एटमॉस्फेयर क्या है, एक फिजिकल मिक्सचर है। किस चीज़ का फिजिकल मिक्सचर है, ये आपको एटमॉस्फेरिक यहाँ पे गैसेस वगैरह देखने को मिलेंगी, ये भी हम जानेंगे इस वीडियो में। वाटर वेपर देखने को मिलेगा, ये भी हम देखेंगे। एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, सस्पेंडेड जो आपके पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं एटमॉस्फेयर में। द एटमॉस्फेयर इज अ सिग्निफिकेंट component of the biospheric ecosystem because the life on Earth's surface is because of this atmosphere, otherwise the Earth would have been barren like moon। अब देखिए, अगर देखिएगा तो एटमॉस्फेयर का ना बहुत ही बड़ा एक रोल होता है पृथ्वी पे जीवन के लिए आपके हमारी पृथ्वी पे सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप देखेंगे तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता ना, जैसे आपको मैंने बताया था ना, एटमॉस्फेयर, फिर आप हाइड्रोस्फेयर देखिएगा एंड लिथोस्फेयर, इन्हीं तीनों को जब मिलता है
तो वहाँ पे आपको जीवन पॉसिबल होता है इन्हीं तीनों के मिलने से। अगर ये तीनों में से एक भी गया तो खत्म, फिर जीवन का पॉसिबल। एटमोसफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हम कहते हैं, अगर एटमोसफेयर नहीं होता ना तो हमारी पृथ्वी पता है कैसे दिखती, मून जैसे बंजर दिखती, बंजर जैसे, ठीक है, चांद जैसी बंजर हो जाती एकदम हमारी पृथ्वी। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे लिए क्रिएट करता है कौन, एटमोसफेयर। और एक और चीज़ मैं बताऊं, एटमोसफेयर का सिर्फ इतना सा काम नहीं कि चारों तरफ से ढक लिया, नहीं, एटमोसफेयर सबसे ज़रूरी जो चीज़ करता है ना दोस्तों, सूरज से जो किरणें आती है ना, सूरज से जो किरणें आती हैं इनको रोकता है। जो खतरनाक किरणें, वैसे तो किरणें आती हैं, रेज, जो खतरनाक यूवी रेज होती है ना, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आती हैं, सोलर रेडिएशन जो सूरज से आती हैं, उनको ये रोकता है, यूवी रेज जैसे हम कहते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर भी तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, वो भी हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे जब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर हम जब पढ़ेंगे, उसमें स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह, ट्रोपोस्फेयर, ये सब हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर में पढ़ेंगे। तो सोचिए, एटमोसफेयर हमें सन की हार्मिंग जो आपकी हार्मफुल रेज होती है इससे भी प्रोटेक्ट करता है। और उसमें भी अगर देखिएगा ना तो किसके फॉर्मेट में, किसके फॉर्म में ये एनर्जी आती है, ये आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह लीजिए, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स वगैरह की फॉर्म होती है ना, उसके फॉर्म में सूरज अपनी रेडिएशंस वगैरह भेजता है। तो उसमें भी देखिएगा ना तो यूवी रेज भी आपके 3 कैटेगरी में बांट रखी हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। जो मोस्ट आपको डेडलीस्ट और डेंजरस जो रेज होती है ना, वो होती है आपकी यूवी सी रेज। यूवी जो सी है ये होती है, ठीक है, ये दोनों कम डेंजरस होती है पर होती खतरनाक ही हैं। तो अब यूवी रेज बहुत डेंजरस रेज होती हैं, पर ये नीचे आ नहीं पाती, ठीक है। एटमोसफेयर इसे पकड़ लेता है, कहता है तू यहाँ से नहीं जाएगी, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा नीचे पृथ्वी पे, तो ये नहीं आ पाती और हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। अब आगे चलें, अगर आप देखिएगा तो हाइट कितनी है एटमोसफेयर की, एटमोसफेयर की जो हाइट है, जैसे हमने यहाँ देखें, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो ये देखिए पृथ्वी यहाँ पे है, एटमोसफेयर यहाँ तक फैला हुआ, तो इसकी भी कुछ हाइट होगी, ठीक है, और भी जाइएगा तो कुछ हाइट होगी। तो इसकी हाइट कितनी है एटमोसफेयर की, अगर हम एस्टिमेट एक लगा के चलें तो एटमोसफेयर की आपको हाइट देखने को मिलती है 16 से 29,000 किलोमीटर सी लेवल से। अगर हम सी लेवल से इसकी हाइट देखें ना तो 29,000 आपको, सॉरी 16 से 29,000 आपको किलोमीटर्स देखने को मिल जाती है, किसकी हाइट, एटमोसफेयर की। पर अगर देखिएगा ना, इट इज एस्टिमेटेड दैट 97% ऑफ द इफेक्टिव एटमोसफेयर, जो हमारे लिए जो ज़रूरी एटमोसफेयर होता है, लिविंग मतलब हमारी लाइफ जहाँ पे पॉसिबल होती है, लाइफ के लिए जो बहुत ज़रूरी है, 97% ऑफ द इफेक्टिव एटमोसफेयर जो है ना आपका, वो 29 किलोमीटर तक ही आपका पाया जाता है, 29,000 तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 29 किलोमीटर तक ही आपका जो 95-7% है, ये बहुत ही इंटेंस आपका इफेक्टिव एटमोसफेयर पाया जाता है। और एक और चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, देखिए मैंने शायद मेंशन करना भूल गया, जैसे जैसे हम हाइट के साथ जाते जाते हैं ना तो आल्टीट्यूड आल्टीट्यूड एंड डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो उसके जरिए क्या होता है आपका, जैसे जैसे हम आल्टीट्यूड यानी हाइट पे जाते जाएंगे ना, ऊपर जाते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा ना, आपकी जो डेंसिटी होगी ना एटमोसफेयर की, ये डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। हम अगर हाइट पे जाएंगे तो जो एटमोसफेयर की जो डेंसिटी होगी वो आपकी डिक्रीज होती हुई चली जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। तो ये भी था, यहाँ पे मैंने मेंशन करना भूल गया, तो आपने समझा। अब अगर देखिए हम शुरू करते हैं आपका कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी, यहाँ पे याद कीजिए, ठीक है, एटमोस्फेरिक गैसेस, फिजिकल मिक्सचर ऑफ एटमोस्फेरिक गैसेस। तो हम गैसेस देखेंगे, वेपर देखेंगे एंड सस्पेंडिंग पार्टिकल्स जो हैं ये भी हम देखेंगे। तो गैसेस अगर देखिए तो आपकी जो टॉप 3 अगर देखिएगा, या टॉप 2 ही वैसे आपका जो बहुत परसेंटेज ले जाती हैं, जो मेजर आपके गैसेस हैं वो अगर आप देखिएगा तो टॉप 3 आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है, ठीक है। ये जो आपके 3 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी देखिएगा जो आपका जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज बाय वॉल्यूम अगर देखिएगा तो नाइट्रोजन पाया जाता है। ये आपके मैं गैसेस बता रहा हूँ जो एटमोसफेयर में आपकी जो गैसेस वगैरह पाई जाती हैं, तो उसमें भी 78% जो आपकी गैसेस है ना, उससे भी ज़्यादा, 78 से भी ज़्यादा अगर आप देखेंगे 78.084% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन आपकी सेकेंड मोस्ट वॉल्यूम में आपकी गैसेस पाई जाती हैं, जितना है आपका 21% रफली आप मान लीजिए। आर्गन देखिएगा तो 0.934%। एंड ये आपके टॉप 3 हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, इनको भी देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्स वगैरह में कभी पूछ ले आपकी, वो पूछ ले, रैंकिंग वगैरह पूछ ले कि कौन से नंबर पे आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका चौथे नंबर पे आता है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ना हमारे एटमोसफेयर में भी पाया जाता है, ठीक है। कार्बन इतना चिल्ला देते हैं कि बंदों को पता ही नहीं रहता कि कार्बन डाइऑक्साइड
हमारे एटमॉस्फेयर में नेचुरल भी पाया जाता था। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो मैंने एयर जो चैप्टर आपको कराया था क्लास 7th का, उसमें मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि टॉपिक था उसमें। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ पे इतना 0.03% बस पाया जाता है। फिर नियॉन देखिएगा, हीलियम, मीथेन, क्रिप्टॉन आप देख सकते हैं। ये सारे कुछ आपके गैसेस वगैरह हैं जो आपके हमारे पूरे एटमॉस्फेयर वगैरह में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है ना, ये आपको 78% देखने को मिल रही, पर इसका आपका ज़्यादा मतलब उतना इंपॉर्टेंस है नहीं है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है ये क्योंकि ये बाकी गैसेस के साथ अगर देखिएगा ना तो जल्दी से ना नाइट्रोजन जो है आपका केमिकल यूनियन नहीं बना पाता है। केमिकल यूनियन नहीं बना पाता, इस वजह से नाइट्रोजन की पर वहीं अगर देखेंगे आप, अगर ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन जल्दी से मतलब ऑक्सीजन तो आपके लिए मस्ट है, क्योंकि ऑक्सीजन को देखिएगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन तो ये केमिकली आपको बड़ा एक्टिव दिखता है। ठीक है, वैसे ही आर्गन की भी आपकी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऑक्सीजन हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है ना वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यही कार्बन जो डाइऑक्साइड है ना आपकी, यही जो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ये ग्रीन प्लांट्स को यूज़ करते हैं एज ए फोटोसिंथेसिस, एंड यही ग्रीन प्लांट्स हमें क्या दे देते हैं, ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक है, तो इनका भी है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका एटमॉस्फेयर में पाया जाता है ना, तो इसको हम एक ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, 10 कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, इसे कहते हैं। अब आगे चलिए, आपको मैंने एक क्लास 7th में आपको जो पढ़ाया था एयर चैप्टर, उसमें मैंने ग्रीन हाउस इफेक्ट बताया था। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसकी इंपॉर्टेंस भी हम जान लें कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो चलिए ग्रीन हाउस इफेक्ट हम देखें तो ग्रीन हाउस इफेक्ट देखिए दोस्तों क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। ग्रीन हाउस इफेक्ट देखेंगे, सोलर की ना, सूरज की ना जो एनर्जी आ रही है, सूरज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझ लीजिए, जो आपकी किरणें आ रही हैं वो पृथ्वी तक आ रही हैं। तो आपको जैसा पता है कि जो सूरज से जो किरणें आ रही हैं ये पूरी तो आपको पृथ्वी पे पहुंच नहीं जाती हैं, कुछ आती हैं एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होती हैं एंड स्पेस में ही चली जाती हैं, तो ज़्यादा किरणें आ नहीं पाती हैं, कुछ किरणें आ रही हैं। ठीक है, एंड देखिए जैसे जैसे किरणें आ रही हैं तो ये धरती से टकरा के ना वापस भी रेडिएट होती है। यही हीट जो आपकी एनर्जी है, रेडिएशन, ये वापस एनर्जी मतलब रिफ्लेक्ट होती है स्पेस की तरह। तो उसमें क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड का जो काम होता है ना, ये पता क्या, जो पृथ्वी से जो एनर्जी, जो किरणें जो रिफ्लेक्ट हो रही है ना, उसको हमारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जाता है आपके एटमॉस्फेयर में, इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब बाहर नहीं जाने देता। कहता है तू कहीं नहीं जाएगी, यही रहना है तेरे को, बाहर नहीं जाने देता। जो बाहर से आ रहा है, सूरज से जो किरणें आ रही हैं, उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड आपका उसे एब्जॉर्ब नहीं करता, जाने देता पृथ्वी तक। पर जो पृथ्वी से वापस रिफ्लेक्ट होकर जो जा रही है स्पेस में, उसको हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। ठीक है, कहता नहीं जाना है। तो अगर आप देखिएगा जो ये जो सूरज से जो आपकी किरणें आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है, ये आपको देखने को मिलती हैं दोस्तों शॉर्ट वेव। ठीक है, शॉर्ट वेव यानी इनकमिंग शॉर्ट वेव इंसुलेशन कह सकते हैं हम इसे। एंड जो पृथ्वी से टकरा के वापस जा रही हैं, ये होती हैं आपकी लॉन्ग वेव टेरेस्टेरियल जो रेडिएशन कह लीजिए, ये लॉन्ग वेव हम जनरली कहते हैं इसे। तो ये जा रही हैं, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड इसे पकड़ लेता है, CO2 इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो ये नहीं जा पाती। वैसे ही मैंने आपको ग्रीन, और इसे ही तभी तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जो आपके एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब इसी में मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग भी समझाया था, याद है ना, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। अब क्यों बढ़ता जा रहा है, देखिए हमने ना फॉसल फ्यूल्स इतने यूज़ करने, देखिए आपको मैंने बताया जो पृथ्वी से जो किरणें टकराएं ये भी वापस स्पेस में जाती है, पर CO2 उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। पर वही एनर्जी देखिए, जो कार्बन जो हम यहाँ से छोड़े जा रहे हैं, जो रिलीज करे जा रहे हैं, फॉसल फ्यूल्स इतने जलाए जा रहे हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, उससे क्या हुआ है कि जो यहाँ से और एनर्जी जो ऊपर की तरफ जा रही है ना, वो भी आपका CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके कारण क्या हुआ कि जो वो CO2 एक अमाउंट में हमारे पृथ्वी को जो गर्म रखता था, जो अमाउंट एनर्जी जाने नहीं देता था वापस स्पेस में, नहीं तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरली जो हमारी रेडिएशंस पकड़ता था, जो पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होके जाती थी, अगर ये रिफ्लेक्ट कर मतलब ट्रांसपेरेंट होता और जाने देता तो क्या होता, दिन में तो आपकी गर्मी होती एकदम 70-80 डिग्री सेल्सियस और लगातार बढ़ती रहती है, रात को तो एकदम ठंड जबरदस्त -20-50 हो जाती डिग्री एकदम, मतलब इंसान रह ही नहीं पाता। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ये काम था कि ये पृथ्वी का जो तापमान है ना एक तरह से मेंटेन करके रखे। पर हमने इतना फॉसल फ्यूल जलाया, इतना मतलब काम कर दिया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो था ये और फॉसल फ्यूल्स की जो एनर्जी कार्बन होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फॉसल फ्यूल्स की वजह से इंक्रीज हो गया। उसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे आपका ना जो तापमान था पृथ्वी का ये बढ़ने लग गया, जो जिसे आज हम देखिएगा तो क्या कहते हैं,
ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो यही आपका ग्लोबल वार्मिंग था, इसी के कारण हुआ था। तो देख रहे हैं, इस वजह से कहते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है आपकी ऑक्सीजन की। तो मोस्टली देखिएगा तो ये टू आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैसेस वगैरह हैं जो पाई जाती हैं आपकी कहाँ पे, एटमोसफेयर में। ये हमने कॉम्पोजिशन जाना। These compositions of gases remain constant at least the lower part of the atmosphere all over the world at every time। अगर आप देखिएगा जो ये compositions थे आपको गैसेस के, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन इतना बताया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन वगैरह, ये आपको कांस्टेंट दिखेंगे। कांस्टेंट मतलब पूरी पृथ्वी पे एक ही समान दिखेंगे। मान लीजिए जो इंडिया में आपका जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड है 0.3%, उतना ही हो सकता है नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका में दिखे आपको, तो ये सेम दिखते हैं। Things which make the atmospheric composition vary are the presence of other components like the water vapor and smoke, dust particles, जो ये सब होते हैं। अब देखिए गैसेस वगैरह तो आपको कांस्टेंट दिखते हैं, मतलब सेम दिखेंगे आपको पूरी पृथ्वी पर जो वाटर वेपर्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, या फिर जो आपके डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स वगैरह जो होते हैं, जिससे अगर हम देखिएगा तो पार्टिकुलेट जो मैटर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ये आपको अलग दिखते हैं पृथ्वी की जगह जगह के हिसाब से, ठीक है। तो वो हम देखने वाले हैं। अब वाटर वेपर देखिए दोस्तों क्या होता है, ठीक है। वाटर वेपर देखिए क्या होता है। द एटमोस्फेरिक वेपर इज रिसीव्ड थ्रू द इवापोरेशन ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर बॉडीज लाइक ओशंस, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, वेजिटेशन एंड सॉइल कवर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखिएगा तो आपको पता है कि एटमोस्फेयर में देखिएगा तो आपको वाटर वेपर भी पाए जाते हैं H2O के फॉर्मेट में देखिएगा। तो H2O जो है या वाटर वेपर है जो पाया जाता है आपको एटमोस्फेयर में, इसे भी हम एक ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी क्या करता है, सूरज से जो किरणें आती हैं उसे रिफ्लेक्ट तो कर देता है, मतलब पृथ्वी पे आ जाती है, रोकता नहीं है, पर वापस जब जाती है तो ये उससे भी एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वाटर वेपर ये हो गया। वाटर वेपर कैसे बनता है? जो इवापोरेशन होती है गर्मी की वजह से, जो पानी भाप बन के जो ऊपर जाता है आपका लेक्स, ओशंस, पॉन्ड्स, रिवर्स का, तो इसकी वजह से वाटर वेपर बनता है। एंड सिर्फ यही नहीं होता कि लेक्स, ओशंस की वजह से आपका इवापोरेट हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि वेजिटेशन वगैरह, पेड़ पौधों में से भी पानी रिलीज होता है, एंड सॉइल, मिट्टी वगैरह में से भी आपको पानी रिलीज होता हुआ दिखेगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जब हम चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। अगर आप देखिएगा तो यही चीज़ थी, जो वाटर वेपर आपका पाया जाता है ना पूरे मतलब वर्ल्ड में, तो ये थोड़ा सा वेरी करता है अलग अलग रीजन के हिसाब से। आप चाहे लैटिट्यूड्स वगैरह के हिसाब से देख लेंगे, या मतलब अलग अलग जगह के हिसाब से आपको वाटर वेपर हर एरिया में अलग देखने को मिलेगा। एंड इन्हीं वाटर वेपर के जरिए तो हम जानेंगे, ये जो आपका वाटर वेपर पाया जाता है एटमोसफेयर में, इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। कैसे कैसे इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, देखिए क्या करता है ये जो वाटर वेपर है आपका, ये सेवरल फॉर्म्स ऑफ आपको देखने को मिल जाते हैं। इसकी वजह से कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन में अगर आप देखिएगा तो क्लाउड्स वगैरह हो गए, फॉग हो गया, ड्यू, रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, आइस, स्नोफॉल, जो ये सब चीज़ें होती हैं ना, फ्रॉस्ट वगैरह, तो ये सब आपको वाटर वेपर की वजह से ही देखने को मिलती है, जो ये एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी में धीरे धीरे, ठीक है। तो आपने जाना वाटर वेपर आपके लिए कितना, मतलब कितना मैटर करता है एटमोसफेयर में। वहीं अगर आप देखिएगा, अरे ये क्या हो गया, गड़बड़ होगी यार। पर्टिकुलेट जो आपका मैटर था, ठीक है, जो थर्ड जो आपका पाया जाता था, ये तो मैंने लिखा ही नहीं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स की शायद स्लाइड गड़बड़ आ गई नहीं है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सस्पेंडेड पार्टिकल्स में आखिर पाए क्या जाते हैं। देखिए जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना एटमोसफेयर में, जैसे मान के चलिए डस्ट वगैरह हो गए, स्मोक हो गया, वॉल्केनिक एशेस वगैरह हो गए, तो ये सब आपको देखने को मिलते हैं पर्टिकुलेट मैटर में, इनकी ज़रूरत पड़ती है। एंड ये भी आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे डिफरेंट लोकेशंस के हिसाब से, ठीक है, ये भी वेरी करते हैं, ठीक है। तो आपका ख़त्म हुआ आज कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर। कल हम करेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर। तो उम्मीद है कि आज आपको सीखने को कुछ ना कुछ तो मिला ही होगा, ठीक है, मज़ा आया होगा। कल हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर में करना क्या, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, यही सब जाने। लेयर्स ऑफ द एटमोसफेयर हम जनरली पढ़ने वाले हैं, किस लेयर, कौन सी लेयर कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी हाइट तक पाई जाती है। जो मैंने आपको बताया कि 97% ऑफ द एटमोसफेयर की जो इफेक्टिवनेस है ना, जो हमें दिखती है, वो सिर्फ 29 किलोमीटर तक ही दिख जाती है। तो वही चीज़ हम जानने वाले हैं, ठीक है। कल कितने एरिया, मतलब हाइट के हिसाब से बता रखा है, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, तो ये सब हम देखेंगे, कल देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर में। तब तक के लिए दोस्तों नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके जो भी क्वेश्चन है पूछिए यार, फटाफट क्वेश्चन पूछिए, आपको जो भी पूछना है। एंड एक ही चीज़ करिए, नॉलेज कैसल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।